दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि क्या सलाह देना, किसी को कोई एडवाइस देना, क्या वो वर्क करता है? इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि सलाह देना, किसी को एडवाइस देना काम क्यों नहीं करता? हमारी आदत होती है सबको सलाह देने की अपने अनुभवों और अपनी समझ के हिसाब से, पर हम अक्सर पाते हैं कि सलाह देना काम नहीं करता। लोग सलाह नहीं मानते, लोग वही करते हैं जो उनका मन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? और अगर सलाह देना काम नहीं करता, तो किसी के बिहेवियर में, किसी की सोच में बदलाव लाने के लिए क्या काम करता है? क्या चीज़ है जिससे लोग सच में बदल सकते हैं, सच में अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं? ये जो सवाल है, ये हम साइकोलॉजिस्ट रोज़ अपनी लाइफ में फेस करते हैं। रोज़ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन से सामना करते हैं, जहाँ हमारा काम ही यही होता है कि लोगों को, अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को किसी ना किसी तरीके की ऐसी सजेशन देना, ऐसी एडवाइस देना, या कुछ ऐसा कहना जिसे वो फॉलो करें और जिसे फॉलो करके वो अपने लाइफ में चेंज ला पाएँ। कहीं ना कहीं हमारी प्रोफेशनल अथॉरिटी, मतलब अगर मैं कहूँ मेरी जो प्रोफेशनल अथॉरिटी है वह ऐसी है जो डिमांड करती है कि मैं दूसरे को सलाह दूँ, दूसरे व्यक्ति को कोई सजेशन दूँ, कोई एडवाइस दूँ जो उसके फ़ायदे के लिए हो। साथ ही साथ ये भी उम्मीद की जाती है ऐसे में कि मैं जो सजेशन दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, वो शायद सामने वाला मानेगा। सामने वाला व्यक्ति जो है वह शायद उसको समझेगा, उसको जानेगा और उस पर अमल करेगा। पर मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि लोग अमल नहीं करते, लोग उसे फॉलो नहीं करते। कई वजहों से फॉलो नहीं करते, मोटिवेटेड नहीं है, या उनको जची नहीं बात, या शायद वो पहले भी सोचते हैं कि ट्राई कर चुके हैं, जब पहले वर्क नहीं किया तो अब कैसे वर्क करेगा। पर आमतौर पे देखा जाता है कि भले ही वह साइकोलॉजिस्ट हो या भले ही कोई नॉन साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशनल हो, मान लीजिए कोई नेता हो गया, कोई धर्मगुरु हो गया, या कोई हमारा पड़ोसी हो गया, हमारा फैमिली मेंबर हो गया, कोई फ्रेंड हो गया या फ्रेंड हो गई, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमें सही बात भी बोल रहा हो, जो देख रहा हो कि बात सही है और वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, ऐसी एक मोरल पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, और वो ऐसे में हमें कोई एडवाइस दे रहा है, कोई सलाह दे रहा है जो कि हमारे अच्छे के लिए है, और उसे भी पता है और हमें भी पता है कि ये हमारे अच्छे के लिए है। चीज तो ये है कि ना ही सिर्फ सामने वाले को पता होता है जो हमें एडवाइस दे रहा है, हमें भी पता होता है कि जो एडवाइस हमें दी जा रही है वो सही है। पर फिर भी ना हम उसे फॉलो कर पाते हैं, और ना जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे फॉलो कर पाता है। ऐसा बहुत कॉमनली होता है। यही होता है मैक्सिमम केसेस में, सलाह देना कभी काम नहीं करता, एडवाइस देना रेयरली काम करता है। या ये कहें कि किसी किसी सिचुएशन में, किसी किसी घटना में एडवाइस देना काम कर जाता है, पर मैक्सिमम सिचुएशंस में वो काम नहीं करता। पर फिर भी पर फिर भी हम सब ऑब्सेस्ड हैं एडवाइस देने के लिए। फिर भी हम सब इतने ज्यादा एंथुजियाज्म के साथ, इतने जोश के साथ, इतनी कंसर्न के साथ दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखने के बावजूद भी हम हमेशा दूसरे को सलाह देना चाहते हैं या सलाह देने की कोशिश करते हैं, पर वह कभी सफल नहीं होता। अब आप यही ले लीजिए कि कोरोना के जो लॉकडाउन में इतनी सारी बातें की गई कि कौन सी प्रिकॉशंस फॉलो की जानी चाहिए, कौन सी नहीं की जानी चाहिए, हाथ धोना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो, ये करो वो मत करो। ये सब एडवाइस थी, ये सब सलाह थी। बहुत से लोग फॉलो कर रहे थे, नो डाउट, लोगों ने बहुत अच्छे से फॉलो किया है। लोगों ने बड़ा ध्यान रखा है अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का, कॉन्टेमिनेशन का, लोगों के साथ कांटेक्ट के टाइम पर उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा है। पर उसके मुकाबले अगर हम देखें कि लापरवाही करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा रही है। मतलब कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने या तो बिल्कुल भी बात नहीं मानी, सलाह नहीं मानी, या शुरू शुरू में थोड़े थोड़े सलाह मानी पर बाद में उन्होंने सलाह माननी छोड़ दी, जिसे कॉशन फैटीग कहा जाता है। मतलब सलाह मान मान के लोग थक भी जाते हैं, बोर भी हो जाते हैं, या वो देखते हैं कि कुछ काम तो कर नहीं रहा, बार बार लोगों को कोरोना तो हो ही जा रहा है, और इतने सारे लोग प्रिकॉशन लेकर भी कोरोना हो गया उनको, तो फिर क्या फ़ायदा करने का, या हम तो नहीं करेंगे, या बस बहुत हो गया, थक गए, अब हम काम पे जा रहे हैं, अब सारा टाइम ध्यान नहीं रख सकते। कई सारी वजहों की वजह से लोगों ने इन प्रिकॉशंस को मानना या तो छोड़ दिया या माना ही नहीं। तो सलाह ना मानना ये हमारे ह्यूमन नेचर का पार्ट है। इससे हमें ये पता चलता है कि शायद जो पूरा ये जो टेक्निक है, मतलब कि किसी को हमने सलाह दी, सामने वाले ने सुनी, मान ली और फॉलो कर दिया और अपने बिहेवियर को चेंज कर दिया, ये इतना सिंपल जो हमें दिखाई देता है, ये शायद इतना सिंपल चीज एक्चुअल में तो काम नहीं करती। शायद ये कहीं ना कहीं हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ इंडिकेट करती है। इंसान जो है वो शायद इस तरह से समझता सीखता है ही नहीं।
हालांकि दूसरों को भाषण देना, दूसरों को लेक्चर देना, दूसरों को सलाह देना, ये तो हम सबका नेचर होता है, ये भी हम सबका नेचर होता है, और सलाह ना मानना भी हमारा नेचर होता है। किसी किसी की या किसी किसी टाइम पर हम सलाह मान लेते हैं, ज्यादातर हम सलाह नहीं मानते, और मैक्सिमम केसेस में तो हमें खुद ही पता होता है कि जो सलाह दे रहा है वो क्या है, वो क्यों है, वो हमें भी पता है। सही टाइम पे खाना खाओ, सही टाइम पे नींद करो, रोज सुबह जल्दी उठो, रूटीन अपनी अच्छी रखो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, जिमिंग करो, बाहर का ज़्यादा मत खाओ, फास्ट फूड ज़्यादा मत खाओ, जंक फूड ज़्यादा मत खाओ, अपनी डाइट को मेंटेन करो, अपने घर के अंदर अपने बिहेवियर्स को मेंटेन करके रखो, गुस्सा मत करो, ज़्यादा किसी से अपनी जलन मत रखो, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो तो कुछ एक्टिविटीज़ में अपने को इंगेज कर लो, डिस्ट्रैक्ट कर लो अपने को, किससे अच्छे से बात करनी है, किससे नहीं करनी है, ये भी हमेशा हमें ध्यान रखना पता होता है कि कैसे करना है। काम पर किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए ये भी हमें पता है। काम करना है तो उसको डेडिकेशन से कैसे करना है, प्रोक्रास्टिनेट कैसे नहीं करना, काम को कैसे नहीं टालना, ऐसी हर चीज़ जो हमारी प्रॉब्लम है हमें सॉल्यूशंस भी पता है। एडवाइस भी जब लेते हैं तो 10 में से शायद 1 या 2 ही हमें कोई नई चीज़ सुनने में मिलती है, 8-9 चीज़ें तो वही सेम होती हैं जो हम पहले से ही जानते होते हैं, या एक जगह पढ़े, दूसरी जगह पढ़े, तीसरी जगह सुने, हर जगह एक ही चीज़ बोली जा रही है। तो एडवाइस सुन सुन के भी एक फटीग हो जाता है, लगता है अब कुछ नया है ही नहीं सुनने जैसा, तो कहीं ना कहीं हम मानना ही नहीं चाहते, कहीं ना कहीं हम मानना हमारे लिए आसान ही नहीं हो पाता, क्योंकि हर चीज़ ऑलरेडी हम कर चुके होते हैं या हम इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं एडवाइस का ये जो पूरा जो एक मैकेनिज्म है, पूरी जो एक साइकोलॉजी है, ये इनफेक्टिव है। ये ऐसे ही है कि जैसे अगर हम क्लासरूम एनवायरनमेंट में देखें, जो स्कूल होता है जहाँ पे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, गिनती के बच्चे क्लास में ध्यान देते हैं, बाकी सारे बच्चे, मेजॉरिटी जो है बच्चों की, वो क्लास में ध्यान ही नहीं देती, या देते भी हैं तो आधे घंटे के लेक्चर में, 1 घंटे के लेक्चर में 10 मिनट ध्यान देंगे, बाकी टाइम या तो अपना कुछ करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, क्योंकि अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, पढ़ने नहीं जा रहे, या कहीं और डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, कुछ और सोच रहे होंगे, डे ड्रीमिंग करेंगे। तो ये बात भी सही है कि कहीं ना कहीं ये जो लेक्चर मेथड है क्लासरूम टीचिंग का, ये भी इफेक्टिव नहीं है, पर फिर भी सारी दुनिया में यही चल रहा है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हर जगह यही चलता है। हम इनफेक्टिव स्ट्रेटेजीज अपनाए बैठे हैं। अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, भले वो कोई डॉक्टर एडवाइस दे, भले वो कोई हमारा पड़ोसी या हमारा कोई फैमिली मेंबर एडवाइस दे, कोई फ्रेंड एडवाइस दे, हम हर चीज़ के प्रति बहुत ही ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं, हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मानते ही नहीं है, फिर भी हम दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। हम दूसरे की नहीं मानेंगे पर खुद भी देंगे दूसरे को एडवाइस। तो ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, ये समझने जैसी है। यहां कुछ ऐसा हो रहा है जो कि शायद सच नहीं है या सही नहीं है, या जो वैसे काम नहीं करता। हम भी खुद भी हम जानते हैं कि एडवाइस शायद काम नहीं करेगी, पर फिर भी हम कई बार एडवाइस लेने जाते हैं। और साइकोलॉजिस्ट के साथ तो ऐसा होता है कि हमारे पास जब लोग आते हैं, बात करते हैं, अक्सर मैं देखता हूं कि वो चेंज होने नहीं, वो कुछ टिप्स या कुछ एडवाइस लेने आते हैं। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि क्योंकि लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता कि थेरेपी क्या होती है, काउंसलिंग क्या होती है, तो वो एक ही चीज़ मानते हैं, एक ही चीज़ समझते हैं कि काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना तो मतलब ऐसे है कि प्रॉब्लम डिस्कस की और उसने हमें 4-5 टिप्स बता दी, जो शायद हमें नहीं पता थी, या शायद जो कहीं लिखी हुई नहीं थी, या शायद हमें अब तक पता नहीं चल पाई थी। शायद वो कुछ ऐसी नई चीज़ बताएगा साइकोलॉजिस्ट जो हमें नहीं पता थी। पर आमतौर पे क्या होता है कि जो एडवाइसेस होती हैं उनमें से अगर हम 5 एडवाइस दे रहे हैं तो 4 एडवाइस ऑलमोस्ट वही होती हैं जो व्यक्ति को पहले ही पता होता है। हम भी कहीं ना कहीं बंध जाते हैं कि जैसे हमें एडवाइस देनी है, तो कहीं ना कहीं हमारा साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का जो एटीट्यूड है, और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट एडवाइस ही दे रहे हैं, वो सच में यही करते हैं कि कोई आता है एडवाइस लेने तो उनको एडवाइस ही दे देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है ये तो मुझे पहले ही पता था, इसमें क्या नया बता दिया। साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स तो वही बातें बताते हैं जो हमें पहले से पता होती हैं, तो वो जाना छोड़ देते हैं, या वो साइकोथेरेपी को समझ ही नहीं पाते, उनको आइडिया ही नहीं आ पाता कि साइकोथेरेपी होती क्या है, वो यही समझ लेते हैं साइकोथेरेपी को। तो यहाँ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि साइकोथेरेपी, जो कि एक्चुअल में एक पूरे चेंज का प्रोसेस होता है और जिसमें कई तरीके की चीजें जो है एक साइकोलॉजिस्ट कर सकता है, उसका एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है कि सामने वाला समझता है ये तो सिर्फ एक एडवाइस गिविंग, एडवाइस टेकिंग प्रोसेस है, सलाह दो सलाह लो, यही वाला प्रोसेस है। अब हमारे पास जब लोग आते हैं कि भाई एडवाइस लेने के लिए, तो हम उन्हें समझाते हैं कि साइकोथेरेपी एडवाइस देना नहीं होता, एडवाइस कोई है ही नहीं हमारे पास, एडवाइस जो है वो तो आपको ऑलरेडी पता है, वो तो पता है ना सामने वाले को। साइकोथेरेपी एडवाइस देना नहीं होता, साइकोथेरेपी एक चेंज प्रोसेस होता है। साइकोथेरेपी के अंदर बड़ी सारी चीजें समझनी जाननी होती हैं, सामने वाले को अपने सॉल्यूशंस खुद डिवाइस करने पड़ते हैं, खुद उनको क्रिएट करना पड़ता है, खुद उनको एक्सप्लोर करना पड़ता है।
साइकोथेरेपी एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव, सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस होता है। वो एडवाइस टेकिंग, एडवाइस गिविंग प्रोसेस नहीं होता कि एक आदमी एडवाइस लेने का काम कर रहा है और एक आदमी एडवाइस देने का काम कर रहा है। तो ऐसे में कई बार गलत भ्रांतियां फैल जाती हैं लोगों के मन में, और वो साइकोथेरेपी के जो चेंज प्रोसेस है उसके प्रति बहुत ही हताश और डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो एडवाइस काम नहीं करती, हम भी जानते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी जानते हैं कि एडवाइस काम नहीं करती। एडवाइस देने से हमें भी पता है कई बार यही काम करना होता है हमें, कई बार लिटरली लगता है कि सामने वाला सिर्फ एडवाइस ही लेना चाहता है, तो हमें मजबूरन एडवाइस दे देनी पड़ती है। पर अच्छा साइकोलॉजिस्ट कभी भी सिर्फ एडवाइस नहीं देगा, वो सामने वाले को बताएगा कि तुम्हें एक्चुअल में चेंज किस तरह से लाना है, किस तरह से तुम खुद को चेंज कर सकते हो, चेंज करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा और किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ एडवाइस सुनने से तुम मान लोगे और वो करने लगोगे और चेंज आ जाएगा लाइफ में, ऐसा होता ही नहीं है। साइकोलॉजिस्ट भली भांति जानते हैं कि सिर्फ एडवाइस सुनने से उसको फॉलो नहीं किया जा सकता और उसे अपनाया नहीं जा सकता और उससे कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं आता। तो जो चेंज आता है, जो चेंज लाने की जरूरत है, वो हमें समझनी जरूरी है कि एक्चुअल में हमें बदलता क्या है। चेंज कोई टेम्परेरी प्रोसेस नहीं है कि बस सुना, समझा, फॉलो किया और चेंज आ गया। चेंज करने के लिए अपनी कंडीशनिंग करनी पड़ती है, अपने को गहरे में बदलना पड़ता है, अपनी आदतें, अपनी सोच को बहुत गहरे में चोट करके हमें उसमें बदलाव लाने पड़ते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पहले तो ये डिपेंड करता है जिसमें कि हम किस टाइप का चेंज लाना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म चेंज या लॉन्ग टर्म चेंज लाना चाह रहे हैं। शॉर्ट टर्म चेंज लाने के लिए किसी किसी मामले में, ना के बराबर ऐसे मामले होते हैं, किसी किसी मामले में एडवाइस काम कर जाती है या 2-4 सेशंस काउंसलिंग के काम कर जाते हैं। पर जब लंबा चेंज लाना होता है हमारे को, तो उसमें थेरेपी भी लंबी चलती है या ये कहें कि काउंसलिंग लंबी चलती है, और साथ ही साथ हमें कई पहलुओं पर ध्यान देकर अपने अंदर बदलाव लाना पड़ता है, क्योंकि हमें अपनी कंडीशनिंग जो है, सोच की जो एक हैबिट है, वो बदलनी होती है। और सोच की हैबिट और सोच की जो कंडीशनिंग है उसको बदलने के लिए हमें कई बार खुद को टटोलना पड़ता है, कई बार खुद को अलग अलग तरीके से समझना, जानना पड़ता है। इस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस में, सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस में थेरेपिस्ट हमारे लिए मिरर का काम करता है। थेरेपिस्ट एक शीशे का काम करता है, मतलब वो हमें बताता है कि हमारे अंदर जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो बस उसे कंसेप्चुलाइज करके, या जिसे हम कहते हैं कि रीफ्रेम करके हमें बताता है कि ये चल रहा है आपके मन में, ये सब चल रहा है आपके दिमाग में, आपकी सोच में, आपके व्यवहार का ये मतलब है। अगर आप यह समझ लेते हैं, ये जान लेते हैं, तो आपको बदलाव किस तरह से करना है, किस दिशा में करना है, कैसे लाना है, वो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा या आ जाता है। ये तो खैर एक इनसाइट ओरिएंटेड वर्क हुआ, ये एक पार्ट होता है थेरेपी का। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं किसी और टाइम पर आपसे डिस्कस करूंगा कि थेरेपी में होता क्या है, किस टाइप से थेरेपी की जाती है, किस तरह से थेरेपी में थेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट की, पेशेंट की मदद करता है अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। थेरेपिस्ट सिर्फ सलाह देने का काम नहीं करता, और ये हमें समझना पड़ेगा। तो यहां जब हम ये समझ रहे हैं कि सलाह जब काम नहीं करती, तो फिर ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है जो लोगों को बदलेगी। ये बात तो समझ में आ गई कि कंडीशनिंग को चेंज करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो बदलाव लाने का काम करती है, और वो होती है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब वो फैशन मॉडलिंग नहीं, मॉडलिंग का मतलब होता है जब हम किसी को देखकर या किसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं, उसे मॉडलिंग कहा जाता है। जब किसी को देखकर हम बदलाव लाते हैं, उसे मॉडलिंग कहा जाता है। आमतौर पे सबसे ज्यादा, सबसे बड़े और सबसे गहरे बदलाव तब आते हैं जब हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो वैसे बिहेवियर, वैसे व्यवहार अपने अंदर रखता है या वैसे व्यवहार करता है, दर्शाता है, जैसा कि हम अपनाना चाहते हैं, जैसे कि हम बनना चाहते हैं, जैसा कि हम अपना माइंडसेट चाहते हैं। ऐसा कोई एक व्यक्ति जिसको देखकर हम ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाए, समझ पाए कि हमें क्या, क्यों और कैसे करना है। तो सलाह देने की बजाय किसी को फॉलो करना, किसी के पद चिन्हों पर चलना जिसे कहते हैं, आमतौर पे जो नेताओं को जैसे हम फॉलो करते हैं कि नेता है वैसी ही प्रजा होगी, तो नेता जैसा काम करेगा वैसे ही प्रजा भी सोचेगी या उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेगी, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जैसा आपका सीईओ, मैनेजर है, वैसा ही वहां के लोग भी काम करने लगते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। अगर नेता, मतलब आपका लीडर, आपका जो सबसे सुपीरियर सीनियर पर्सन है, अगर वो बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड पर्सन है, तो आमतौर पर आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के अंदर बाकी लोगों में भी फ्रस्ट्रेशन और एंगर आने लगता है।
पर अगर वह व्यक्ति बहुत ही कूल, बहुत ही काम और बहुत ही रिलैक्स माइंडसेट का व्यक्ति है, बहुत ही अच्छे से जानता है कि उसको काम कैसे करने हैं, प्लान कैसे करने हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं, काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसके अंडर होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वे भी बेटर वे में काम करने लगते हैं। उनको भी काम करने में ज़्यादा फ्रीडम और ज़्यादा इंडिपेंडेंस और अथॉरिटी फील होती है। वो भी सोचते हैं कि हाँ, हमारे डिसीजंस की वैल्यू होती है और हमारा काम जो है उसको कद्र किया जाता है, उसकी वैल्यू की जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस समझी जाती है और उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो वहाँ का पूरा माहौल बदल जाता है। तो हम किसी को देखकर ज़्यादा बेहतर तरीके से बदलते हैं, बजाय कि किसी को एडवाइस देने के कि ये कर लो तो ये बदलाव आ जाएगा, जिसमें हमारा जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ ये होता है कि हम किसी को बता रहे हैं कि देखो इसके क्या क्या फायदे हैं और कितने बड़े और कितने छोटे फायदे हैं। तो ये तो सब जानते हैं, समझ लिया, लॉजिकली हमें सब पता चल गया कि भाई अगर हम रेगुलर अगर कोई बुक पढ़ेंगे तो रेगुलर बुक पढ़ने से हमारे को ज्ञान मिलेगा, हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमारी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी अच्छी होगी, हमारा काम में किसी इंगेज भी हो पाएंगे, हमारी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी, हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, हम ज़्यादा नॉलेजेबल, ज़्यादा लॉजिकल बनेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें समझ पाएंगे। बात समझ में आती है। पर क्या इतना आसान है कि बुक रीडिंग की एक रूटीन बनाई जाए, एक हैबिट बनाई जाए? पर अगर मान लो घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिसको आप बहुत वैल्यू देते हैं, मान देते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, अगर वह व्यक्ति अगर रेगुलर बुक पढ़ता होगा या पढ़ती होगी, तो आप नेचुरली उनके साथ बुक पढ़ना शुरू कर देंगे, या नेचुरली आप में भी वो हैबिट डेवलप हो जाएगी जहां आप भी एक बुक रीडर बन जाओगे। हालांकि सारे जो अच्छे बुक रीडर्स होते हैं उनमें ये हैबिट इस वजह से होती है क्योंकि उनके घर में कोई व्यक्ति है बुक रीडिंग वाला, ऐसा नहीं होता। ये बात कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल हम नहीं कहेंगे कि होता है, बट अगर किसी में नेचुरल मोटिवेशन भी है बुक रीडिंग की, उसको देखकर 10 लोग और शायद वो हैबिट डेवलप कर लेते हैं, और उनको देख देख के कहीं ना कहीं उनमें भी वो इच्छा शक्ति आ जाती है कि हम भी ऐसा करेंगे या हम भी ऐसा फॉलो करेंगे। तो जब आप नीचे कहीं गए हो, रास्ते में कहीं जा रहे हो और आप देख रहे हो कि आसपास के सब लोगों ने मास्क लगा रखा है, तो आपको भी शर्मिंदगी हो जाएगी कि मैंने तो मास्क लगाया नहीं, मैं भी मास्क लगा लूं। हालांकि यहाँ आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो क्योंकि ये मामला थोड़ा हेल्थ रिलेटेड है, जहाँ पर एक तरीके का टैबू है कि भाई आपने मास्क नहीं लगाया तो आप बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हो, तो शर्म आएगी। पर आमतौर पे बहुत सारे ऐसे काम हम कर रहे हैं क्योंकि हम दूसरे को देखकर बेटर तरीके से उन्हें फॉलो कर सकते हैं, उनके एग्जाम्पल को फॉलो करने में हम ज़्यादा प्रैक्टिकल समझते हैं उस चीज़ को। और जब हम उन्हें देखकर ये सब चीज़ें करते हैं तो हमें एक बहुत रियल टाइम, एक रियल लाइफ का एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल मिल जाता है, एक एक हमें सबूत मिल जाता है कि ऐसा करने से ये हो रहा है, हम डायरेक्ट अपने सामने देख सकते हैं। तो होता क्या है कि एक थ्योरी होती है जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, जो ये कहती है कि हम सीखते हैं ऑब्जर्व करके। पर ऑब्जर्व करके सीखने की भी एक साइकोलॉजी है जो तभी हो सकता है जब हमारा मन ना ही केवल किसी बिहेवियर को कॉपी करने का प्रयास करे, साथ ही साथ उसके पीछे के मोटिवेशन, रीजंस और उसके इंपैक्ट को भी एनालाइज करे, इंपैक्ट को भी समझे। मतलब जब हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो बड़ी हेल्दी हेल्थ प्रैक्टिसेस रखता है, मतलब जैसे रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहा है, योगा कर रहा है और वॉक करता है या जिम जाता है, और साथ ही साथ अपनी डाइट बहुत हेल्दी रखता है, तो हम ऐसे व्यक्ति को तभी कॉपी करेंगे जब हमें दिखेगा कि हाँ, उसका इन बिहेवियर्स की वजह से लाइफ पर बहुत इंपैक्ट है, उसकी लाइफ में बहुत बेटर क्वालिटी है क्योंकि वो ऐसा करता है या ऐसा करती है। और ऐसे में हम ज्यादा इंस्पायर्ड फील करेंगे। इंस्पायर होने के लिए हम किसी का लेक्चर नहीं सुनते, या सुन भी लें उसका इंपैक्ट नहीं आता। इंस्पायर होने के लिए सबसे ज्यादा इंपैक्ट तब आता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसने उस चीज को जिया है, फॉलो किया है, लाइव एक्सपीरियंस रहा है, उसका रियल एक्सपीरियंस रहा है। हालांकि ऐसे में हम या तो किसी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी या बहुत बड़ी फेमस फिगर को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि आमतौर पे हम सोचते हैं करने का, या छोटे छोटे जो साइकोलॉजिकल मैटर्स होते हैं हमारे, उसके अंदर हम अपने आसपास के लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं, उनको भी देखकर सीख सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल रिसर्च ये बताती है कि एडवाइस गिविंग वर्क नहीं करती ज्यादा, किसी किसी मामले में थोड़ा बहुत काम करती है, ज्यादा नहीं करती। और मॉडलिंग, किसी को देख के वह बिहेवियर मॉडल करना मतलब जैसे एक मॉडल बना देते हैं, किसी एक बिल्डिंग का हमें स्ट्रक्चर बनाना है, उसका हमने एक मॉडल बना दिया, तो हमने उसको मॉडल किया, उसको नकल किया।
तो हम जब उस चीज को जब मॉडल करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू, किसी के रियल एग्जाम्पल के थ्रू, किसी को देखकर, किसी का अनुसरण करके, तो हमारे अंदर ज्यादा बदलाव आते हैं, हमारे अंदर ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस आ जाते हैं। अगर थोड़े टाइम का भी किसी के साथ अगर हमारा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसके अंदर हमने उस व्यक्ति को बहुत फॉलो किया है, एडमायर किया है और उसके बिहेवियर्स को एडॉप्ट किया है, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट रहेगा वो ज्यादा लाइफ लॉन्ग रहेगा। ऐसी चीजें ज्यादा हमें बदलने का दम रखती हैं, ज्यादा बदलने का इनमें पोटेंशियल होता है। तो बदलता व्यक्ति किसी के एग्जाम्पल से है। तो पेरेंट को अगर बच्चे को कुछ समझाना है, वो सिर्फ समझाकर चेंज नहीं ला सकता, उसको वैसा खुद बनना पड़ेगा। बच्चा देख रहा है पेरेंट्स को, बच्चा देख रहा है अपने टीचर्स को, बच्चा देख रहा है अपने सीनियर्स को, अपने घर के एल्डर्स को। वो जैसा बिहेव करते हैं बच्चा वैसा करेगा। वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लड़ेंगे, बच्चा भी लड़ेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। वो अगर फ्रस्ट्रेशन को अपने एक दूसरे पर गुस्सा निकाल के, एक दूसरे पर शाउट करके, गाली देके अगर वो निकालेंगे, तो बच्चा भी वही सब चीजें डेवलप करेगा। बाद में अब कितना भी कहें कि हमने तो इसको बहुत अच्छी एजुकेशन दिया है, बहुत अच्छे स्कूल में भेजा है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, सारी सुख सुविधाएं दी हैं, हम इसको हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, पर फिर भी ये गुस्से वाला क्यों बन गया, फिर भी ये इतना गाली देने वाला या ऐसी बैड हैबिट्स वाला क्यों बन गया, क्यों इसने इतनी गंदी आदतें डेवलप कर ली? वो इसलिए की क्योंकि वो आपको देखकर आपका एग्जाम्पल फॉलो नहीं कर पाया। आप उसके लिए एक इंस्पिरेशन, एक मॉडल नहीं बने। वो मॉडलिंग ना हो पाना एक बड़ा कारण है कि कोई व्यक्ति क्यों अपने बिहेवियर में चेंज नहीं ला पाता, या वो कहीं ना कहीं आपका एक अनहेल्दी मॉडल फॉलो करता है। एक हेल्दी बिहेवियर लाने के लिए एक हेल्दी मॉडल डेवलप कराना पड़ेगा। तो अक्सर क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनके फैमिली में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फैमिली में बहुत तरीके की ऐसी डिस्टर्बेंस, ऐसी डिसफंक्शंस होती हैं जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को फॉलो नहीं कर पाते, उनके एग्जाम्पल को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। तो देखने में ऐसा आता है कि पेशेंट जब थेरेपिस्ट को मॉडल करने लगता है, थेरेपिस्ट की शक्ल में ऐसे बिहेवियर्स को अडॉप्ट करने लगता है जिसको अडॉप्ट करके वो भी अपनी लाइफ को बेटर कर सकता है, तब ज्यादा अच्छा चेंज आता है। और अक्सर हम देखते हैं कि काउंसलिंग के अंदर एडवाइस के मुकाबले वो चीजें ज्यादा हेल्पफुल होती हैं जिसमें या तो पेशेंट ने अपने को एक्सप्लोर किया हो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की हो, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की हो, इंट्रोस्पेक्शन किया हो थेरेप्यूटिक स्टाइल से, थेरेपी की मदद से, या इंसाइट ओरिएंटेड वर्क किया हो, अपने अंदर बहुत सारी इंसाइट्स लेकर आया हो कि मेरे साथ क्या और क्यों होता है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इंसाइट आए कि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस वजह से बनी रही हैं, किस वजह से वो दूर हो सकती हैं। तो एक तो ये तरीका होता है जिसके अंदर वो इंसाइट लाता है या अपने को समझता है, अपनी प्रॉब्लम्स के पैटर्न्स को समझता है, तौर तरीकों को समझता है, बिहेवियरल स्टाइल्स को समझता है, जहां हम क्वेश्चनिंग का यूज करते हैं, जहां हम क्लाइंट से ही क्वेश्चन करके उसी को अपने सॉल्यूशंस खुद खोजने की, खुद एक्सप्लोर करने की मोटिवेशन देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका होता है जब कोई व्यक्ति थेरेपिस्ट को मॉडल करने लगता है, थेरेपिस्ट को या तो आइडियल की तरह देखने लगता है कि ये थेरेपिस्ट जो है ये बड़ा ही रिलैक्स पर्सन है, बड़ा ही पॉजिटिव पर्सन है, ये बड़ा ही काम रहता है, रिलैक्स रहता है, इसका बात करने का तरीका जो है वो बड़ा रिलैक्स्ड है, शांत रहता है, हर चीज़ को बड़ी पेशेंस से सुनता है, पेशेंस से चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, एनालाइज करता है। एक तो पेशेंट होता है, जो क्लाइंट होता है, वो ये सब चीज़ें नोटिस करता है। ये सब चीज़ें तो हमारे प्रोफेशन का पार्ट भी होता है और सभी साइकोलॉजिस्ट इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं डेवलप कर ही लेते हैं, इस तरह के बिहेवियर्स अडॉप्ट कर ही लेते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो पेशेंट देख रहा होता है वो हमारे इमोशनल रिएक्शंस को, वो हमारे हर छोटी बड़ी चीज़ में जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसको नोटिस कर रहा होता है, या हमारे लाइफस्टाइल को भी फॉलो कर रहा होता है अगर किसी तरह से उसको सोशल मीडिया के थ्रू हमारे लाइफस्टाइल के बारे में पता होता है तो, या कुछ ऐसी चीज वो हम में देखने की, ढूंढने की कोशिश करता है जो उसको ये दर्शाए कि यह व्यक्ति किस तरह से स्टेबल है, तो मैं भी अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी लाने के लिए कैसे इस थेरेपिस्ट को फॉलो कर सकती हूं या कर सकता हूं, और वो करते भी हैं। ये ऑटोमेटिकली होता है। ये थेरेपी का जो एक एनवायरनमेंट होता है या थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होती है, उसमें नेचुरली ये चीज होने लगती है कि क्लाइंट या पेशेंट थेरेपिस्ट के बिहेवियर और परसेप्शंस और थिंकिंग को मॉडल करने लगता है। मतलब मॉडलिंग के थ्रू उन्हें ऑब्जर्व करके उन्हें अपनाने की कोशिश करता है। एक नेचुरल ट्रांसमिशन वाला एक इंपैक्ट उसमें देखने में आता है, एज इफ कि जैसे हमारे थ्रू पेशेंट के अंदर डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया। ऑल्दो इतना डायरेक्ट नहीं होता कि एज इट इज कॉपी हो जाए,
एज इट इज कुछ कॉपी नहीं होता, बट हाँ पेशेंट की, क्लाइंट की जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने जो डिलेमास होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ ना कुछ अडॉप्ट करने की कोशिश करता जरूर है। तो थेरेपिस्ट को आइडियलाइज करना या थेरेपिस्ट को मॉडल करना, ये थेरेपी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जिस पर या तो अक्सर बात नहीं की जाती या अक्सर लोग जानते नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस कितनी ज्यादा है। थेरेपी की जो सक्सेस है वो बहुत ज्यादा इस बात पर डिपेंड करती है कि हम किस तरह से थेरेपिस्ट को मॉडल कर पा रहे हैं और किस तरह से थेरेपिस्ट की हेल्प से हम खुद को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। एडवाइस का इसमें कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। 100 में से एक बार ही ऐसा होता है कि हम कुछ एडवाइस देते हैं, या सही थेरेपी वही होती है, इफेक्टिव लॉन्ग टर्म थेरेपी जो ज्यादा बड़े रिजल्ट लाती है, जो ज्यादा इंपैक्टफुल रिजल्ट लाती है, वो वही थेरेपी होती है जिसके अंदर एडवाइस ना दी जाए, ना के बराबर दी जाए, कम से कम दी जाए, किसी किसी सिचुएशन में दी जाए। बहुत जरूरी है किसी सिचुएशन में ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करो वैसा मत करो, बहुत किसी किसी सिचुएशन में वो वर्क करती है, जिसे हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, डायरेक्टिव अप्रोच कभी कभार काम आती है। यही वजह होता है कि जो हम एक बहुत कॉमन थेरेपी देते हैं, जिसे हम सीबीटी कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, वो बहुत लोगों पर काम नहीं करती, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव अप्रोच है। उसके अंदर हम कह रहे हैं डूज एंड डोंट्स, ये करो ये मत करो, ऐसा कर लेना वैसा मत करना। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो इसी मंशा से जाते हैं, इसी इंटेंशन से जाते हैं कि डॉक्टर कहेगा ये मत करो ये करो। ऑल्दो हम जानते हैं कि डॉक्टर एक अथॉरिटेटिव फिगर है, वो जो बोलेगा सही बताएगा, सही दिशा दिखाएगा, तो हम कुछ चीजें उनकी फॉलो करने की कोशिश करते भी हैं, बट आमतौर पर हम रेजिस्टेंस देने की कोशिश करते हैं। हर इंसान के अंदर एक नेचर होता है उसका, एक उसकी पर्सनैलिटी का या हमारे ह्यूमन बीइंग होने का एक नेचर, एक पार्ट होता है कि हम एडवाइजेस को और जबरदस्ती लाए हुए बदलाव को रेजिस्ट करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हम सब फ्रीडम चाहते हैं, ऑटोनॉमी चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं। अगर आप एक क्लाइंट की या किसी पर्सन की पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल ऑटोनॉमी को इग्नोर करके, नेग्लेक्ट करके अगर उस पर कोई एडवाइस, कोई सलाह थोपने की कोशिश करोगे तो वो कभी काम नहीं करेगी। तो सीबीटी जो होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, वो आमतौर पर बड़ी डायरेक्टिव और बड़ी अथॉरिटी वाली अप्रोच होती है। मतलब उसके अंदर थेरेपिस्ट बड़ा है, क्लाइंट छोटा है, तो क्लाइंट को हर चीज माननी है। जैसे कि एक पेरेंट होता है और एक बच्चा होता है, तो पेरेंट जो भी बोलता है बच्चे को एक्सपेक्टेड होता है कि वो माने, सुने और उसको करे। अब बच्चा नहीं सुनता उसकी पेरेंट की, तो पेरेंट गुस्सा हो जाता है, क्योंकि पेरेंट की ईगो हर्ट हो जाती है। वो सोचता है कि मैं तो इसके अच्छे के लिए सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं सुनता, बात नहीं सुनती, जिद्दी है, इसको समझ नहीं आती, इसका दिमाग कम है, ढीठ है, लापरवाह है। हम फिर इस तरीके के एट्रीब्यूशंस बना लेते हैं बच्चे के बारे में। तो कई बार ऐसा होता है कि थेरेपिस्ट भी इस तरीके का एक परसेप्शन बना लेते हैं अपने क्लाइंट्स के बारे में कि ये सुनते नहीं हैं, लोग बड़े रिजिड होते हैं, लोगों के पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं। आमतौर पे ये चीज मायने जरूर रखती है, बट इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होती जितने ज्यादा हम समझते हैं। कुछ थेरेपिस्ट भी ये गलती करते हैं समझने की, वो सोचते हैं कि क्लाइंट्स बदलना ही नहीं चाहते, चाहते ही नहीं वो बदलना, या उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स ही ऐसे हैं वो बदलेंगे ही नहीं कभी। ऐसा नहीं होता। जहां जहां थेरेपी में क्लाइंट की पर्सनल फ्रीडम छीन ली जाती है, जो कि थेरेपिस्ट अपने हाथ में ले आता है, या उसकी जो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी को क्लाइंट से ले लिया जाता है, या ये कहें कि थेरेपिस्ट ऐसे रोल में आ जाता है कि वो बस बताए ये करो ये मत करो, और वो इस पोजीशन को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो इसी बात के पीछे पड़ा है कि मैं बताऊंगा इसे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वही थेरेपी है। ऐसी थेरेपीज सक्सेसफुल नहीं होती, ऐसी थेरेपीज ज्यादा काम नहीं करती। किसी किसी केस में, किसी किसी प्रॉब्लम्स के लिए, या किसी किसी पेशेंट के साथ ये चीज काम करती है, और कई बार तो बहुत अच्छा काम कर जाती है ये एडवाइस गिविंग भी। बट उसको एक नॉर्म, उसको एक रूटीन बना लेता है जो थेरेपिस्ट, वो थेरेपिस्ट अच्छा काम नहीं कर पाता, वो थेरेपी वर्क नहीं कर पाती। क्योंकि ज्यादातर क्लाइंट्स, मैक्सिमम क्लाइंट्स जो होते हैं, अगर मैं कहूं शायद 90% से भी ज्यादा ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं एडवाइस को, क्योंकि वो खुद एक्सप्लोर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो भले ही क्लाइंट हमारे पास एडवाइस लेने आता है, पर अच्छा थेरेपिस्ट जो होगा वो जानता है कि मैं अगर एडवाइस देने बैठ गया या बैठ गई तो ना क्लाइंट का फायदा होगा, ना वो थेरेपी लेगी, और ना मैं अपना काम ठीक से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो मुझे एडवाइस से उसका ध्यान हटाकर इस बात पर लाना है कि उसके लिए ज़्यादा एसेंशियल चीज़ क्या है जिस पर उसको वर्क करना चाहिए, या उसको हेल्प करूं मैं ये चीज़ समझने में, जानने में कि उसके लिए क्या ज़रूरी है, कहाँ वो अटका है या अटकी है, क्या रियल प्रॉब्लम्स, रियल कॉजेज, क्या रूट कॉजेज हैं। सिर्फ वो मुझसे पूछने आया, एक प्रॉब्लम रख दिया, जैसे कि कोई मैथ साइंस का क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शंस आ गए और ABCD में से सही आंसर दे दिया, ये थेरेपी नहीं होता है।
हमारे पास अक्सर ऑप्शंस होती हैं कि अच्छा, ऐसा अपनी नींद अच्छी करनी है तो नींद अच्छी करने के लिए रात को जल्दी सोया करो, रूटीन अच्छी रखा करो, सुबह एक अलार्म लगा के सोया करो, और सुबह जब जल्दी उठ जाओ तो ये किया करो, वो किया करो। ना के बराबर लोग इसको फॉलो कर पाते हैं। सबको पता है ये रूटीन अच्छी कर देगा, हमारी सर्काडियन रिदम अच्छी हो जाएगी, स्लीप साइकिल अच्छी हो जाएगी, सबको पता है। पर एफर्ट लेते टाइम हम कर नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का जो एक इंट्रिकेट नेटवर्क सा होता है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है प्रॉब्लम, वो इसको इतना संभव नहीं कर पाती कि बस एडवाइस दी और वो हो गया। सो इसलिए एडवाइस वर्क नहीं करती, क्योंकि वो पर्सनल फ्रीडम को वायोलेट करती है। जहां पर्सनल फ्रीडम हो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इनसाइट ओरिएंटेशन और मॉडलिंग, मॉडलिंग व्यक्ति अपने हिसाब से कर रहा है, दूसरे के हिसाब से नहीं कर रहा। वो देख रहा है पर वो खुद देख रहा है, वो खुद जानता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। ऐसे कोई पर्सन सीखता है, समझता है, ऐसे वो अपने अंदर बदलाव लाता है। सिखा पढ़ा के, लेक्चर देकर, भाषण देकर, डूज एंड डोंट्स कहकर ना के बराबर बदलाव आते हैं। ऐसे नहीं बदलता कोई, ऐसे चेंज नहीं आते। इसी वजह से आप भी नहीं बदल पाए हैं, या इस वजह से अगर आप भी कोशिश करें किसी को बदलने की तो वो नहीं बदल सकता या बदल सकती। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं ये वीडियो अब यहीं समाप्त करता हूँ। ये जो जानकारी है आपके काम आएगी और आपको समझ आएगा कि बदलाव कैसे आते हैं और थेरेपी कैसे काम करती है। मैं अक्सर जब चेंज की बात करता हूँ तो मैं उसमें ये ज़रूर डिस्कस करता हूँ कि हम ये समझें, जानें कि थेरेपी कैसे काम करती है, क्योंकि हमारे मन में थेरेपी को लेकर बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, वो भी क्लियर करनी ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें समझना ज़रूरी है कि बदलाव, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन आता कैसे है, उसका एक्चुअल साइकोलॉजी या उसका एक्चुअल मैकेनिज्म, प्रोसेस क्या है। तभी आप सही दिशा ले सकते हैं, तभी आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप अपना फ़ायदा कर सकते हैं, अपने बेटरमेंट के लिए आप आगे कोई कदम बढ़ा सकते हैं तब। तो ये वीडियो लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, और साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट करें अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई क्वेश्चन हो या अपना कोई फीडबैक हो, अपना कोई व्यू शेयर करना चाहते हो, ज़रूर करें। मैं बहुत एंकरेज करता हूँ आपको कि आप अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस, अपनी लाइफ की जो कंडीशन, प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर कर पाएँ, ताकि दूसरे लोग भी आपको सुन समझ पाएँ, देख पाएँ कि आप किस तरह से जूझे हैं या किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को आप टैकल करते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, और उसमें जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको समझने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस, अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।